गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिवेन्यू फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए कर या राजस्व वसूली। द कंपनी हैड बिकम द दीवान, अब कंपनी दीवान बन गई थी। बट इट स्टिल सा इटसेल्फ प्राइमरली एज ए ट्रेडर, लेकिन कंपनी अपने आप को ये हमेशा एक व्यापारी की तरह समझती थी। इट वांटेड ए लार्ज रेवेन्यू इनकम बट वाज अनविलिंग टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। तो कंपनी बहुत भारी मात्रा में ये रेवेन्यू चाहती थी, लेकिन ये अनविलिंग थी, अनिच्छुक थी कि कोई रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट या कलेक्शन सेटअप हो। द एफर्ट वाज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इज कुड, तो कंपनी का ये प्रयास था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूला जाए उतना कम है। द एफर्ट वाज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड एंड बाई फाइन काटन, और कर वसूलने के बाद ये फाइन काटन खरीदती थी एंड सिल्क क्लॉथ एज चीपली एज पॉसिबल। तो ये फाइन काटन और सिल्क क्लॉथ जितना सस्ता से सस्ता हो सके कंपनी उसको खरीदती थी। तो कंपनी का ये मेन उद्देश्य था। जब इंडिया में 16वीं सेंचुरी में आई ब्रिटेन से, तो सस्ते से सस्ते दामों में गुड्स को ख़रीदना और यूरोप में ले जा कर के उसको महंगे से महंगे दामों में बेचना, ये कंपनी का मेन टारगेट था। विद इन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल्ड। तो 5 वर्ष के अंदर ही जो वस्तु बंगाल में जो है कंपनी के द्वारा खरीदी जाती थी उसकी कीमत दोगुना हो गई। बिफोर 1865 द कंपनी हैड परचेज गुड्स इन इंडिया बाय इम्पोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। तो 1865 के पहले जो कंपनी भारत से जो सामान खरीदती थी उसके बदले में भारत को सोना चांदी ब्रिटेन से लाना पड़ता था। मीन्स उसके बदले भारत को सोने चांदी में चुकाना पड़ता था। नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। अब जो बंगाल में जो रेवेन्यू कलेक्शन हुआ, इससे ये जो खर्च था जो गुड्स कंपनी खरीदती थी उसका वहन हो जाता था। मीन्स उसकी भरपाई हो जाती थी। उसी रेवेन्यू से जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था उसी से कंपनी वस्तुओं को खरीदती थी। नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। तो भेजने के लिए जो भी वस्तुएं यहाँ इंडिया में या बंगाल में खरीदती थी वो पर्याप्त हो जाती थी उसी रेवेन्यू से ही। Soon it was clear that the Bengal economy was facing a deep crisis। तो बहुत जल्द ही ये स्पष्ट हो गया कि बंगाल आर्थिक समस्या से जूझा। आर्टिसंस वर deserting villages since they were being forced to sell their goods to the company at low price। तो जो आर्टिसंस थे, जो शिल्पकार लोग थे, जो बीवर्स थे, जो छोटी मोटी वस्तुएं बनाते थे, वो अपने गांव छोड़ करके चले गए, क्योंकि उनको बाध्य किया जाता था कि कंपनी के द्वारा कि वो सस्ते से सस्ते दामों में अपने प्रोडक्ट को कंपनी को बेचें। पीजेंट्स वर अनेबल टू पे द ड्यूज़, और जो किसान थे वो भी कर नहीं चुका पाते थे, अनेबल हो गए थे, मीन्स एबल नहीं थे टैक्स देने में, जो लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था। पीजेंट्स वर अनेबल टू पे द ड्यूज़ डेट वर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो भी रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू जो मांगा जाता था, तो किसान उसको दे नहीं पाते थे, वो भी परेशान हो गए थे इस रवैया से। आर्टिसनल प्रोडक्शन वाज इन डिक्लाइन, और जो आर्टिसनल प्रोडक्शन था, जो भी वस्तुएं बनाई जाती थी, जो शिल्पकार लोग बनाते थे या बीवर्स जो भी बनाते थे अपना बास्केट, और जो भी प्रोडक्शन बीवर्स लोग करते हैं और जो आर्टिस्ट लोग जो बनाते हैं, इन सब का प्रोडक्शन कम हो गया, क्योंकि
कंपनी उतना अच्छा रेट नहीं देती थी। एंड एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन शुड साइंस ऑफ कोलैप्स, और कृषि उत्पादन, कृषि उत्पादन में भी कमी आई। लोग खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि टैक्स काफ़ी हाई डिमांड था कंपनी की तरफ से। देन 1770 ए टेरिबल फेमाइन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल। उसके बाद 1770 में एक काफ़ी भयावह फेमाइन हुआ, अकाल पड़ा, जिसमें 10 मिलियन पीपल बंगाल में मर गए इस अकाल में। About one third of the population was wiped out. Thank you.